ये पाकिस्तान ने धोखा दे दिया दर्शकों ईरान। अब्बास अरागची पहुंच गए लेकिन अमेरिका से कोई आ रहा ये देख रहे हैं आप अरागची और मुनीर की मुलाकात, लेकिन कोई बात नहीं बनी। और इधर यूएस डेलीगेशन पहुंचा ही नहीं दर्शकों। दावा किया है कि वो रास्ते में है और यूएस डेलीगेशन ने तो बातचीत से भी इनकार कर दिया। यानी अब मामला फिर से फंस गया है और ऐसा फंसा है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं क्यों फंसा हुआ है। ये देख रहे हैं आप सीज फायर के दावे और लेबनान में धमाका देख लीजिए। ये कैसा सीज फायर है, दिखाइए जरा तस्वीर। लेकिन दर्शकों सिर्फ लेबनान पर नहीं, इधर आप देख रहे हैं इराक में कुर्द लड़ाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। جواری 2026 بنکەو بارگاکانی سپای ملی کوردستان لە سنووری هەولێر کرانە بەر ئامانجی درۆنی خۆکوژی دەوڵەتی داگیرکەری ئێران. ڕێکەوتی 23 लेकिन दर्शकों इधर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तैयारी बातचीत के बीच कुछ और है और ये बड़ा इशारा भी करती है क्या बातचीत के बहाने फिर से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि B-52 बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। और आप ये मान कर चलिए अभी ईरान के पास यूरेनियम है और डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो संभव नहीं हो पाया, तो क्या फिर से हमला होगा? देखिए रिपोर्ट। इस्लामाबाद में दलाली का दूसरा राउंड भी फेल हो गया और मुल्ला मुनीर के खलीफा बनने का ख्वाब भी पानी में बह गया। महफिल सजी रही, ना अरागची रुके ना ट्रंप के दूत वक्त पर पहुंचे। अब तो पाकिस्तानी भी बोल उठे, पहले घर संभालो फिर दलाली करना। मैं इस बात कर रहा हूँ कि जो दुनिया में झगड़े रुकवा रहे हैं, जो आपके मुल्क में एक झगड़ा चल रहा है उसको भी सॉर्ट आउट करें, बैठे टेबल टॉक करें, डिस्कस करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। नुकसान किसी का नहीं हो रहा सिवाय पाकिस्तान। जंग के अखाड़े में पाकिस्तान वो मोर्चा है जिसे ईरान भी पीट रहा है, अमेरिका भी। बाकी जिन्हें लगता है आतंक की धरती पर शांति संभव है, उन्हें लेबनान और इराक में आज के अटैक देख लेने चाहिए। यानी शांति के बहाने अपने अपने चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। हॉर्मुज के चक्रव्यूह को भेदने वाला ही अर्जुन होगा, जिसकी शुरुआत जहाजों पर कब्जे से हो चुकी है। हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी है और इस अहम रास्ते से अमेरिकी परमिशन के बिना कोई नहीं गुजर सकता। जंग के बीच ट्रंप ने चीन पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। 40 कंपनियों पर बैन लगा दिया, जिसने साफ कर दिया कि जंग खलीफा वर्सेस ट्रंप नहीं, जिनपिंग वर्सेस अमेरिका है। आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जो कि जिसमें मिलिटरीली आपके पास अगर ईरान को आप नहीं पानी पिला पाए, आप उसकी घुटने नहीं टिका पाए, तो आप चीन से क्या लड़ने की बात कर रहे हैं और इकट्ठे आप कहां लड़ेंगे। यानी जिस जंग के शांति का ग्राउंड इस्लामाबाद में तैयार किया जा रहा है, उसे भड़काने की पूरी प्लानिंग बीजिंग से पेंटागन तक पूरी हो चुकी है। जिन्हें जंग के बिना शांति की उम्मीद है उन्हें मुबारक, क्योंकि मुल्ला मुनीर से तो ये होने से रहा। लेकिन दर्शकों आपने देखा जितनी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उतनी ही कोशिश फेल होती जा रही है, क्योंकि दर्शकों जिहादी मुल्क में बातचीत संभव ही नहीं है। ईरान जंग में दूसरे राउंड की बातचीत होने से पहले ही फेल हो गई दर्शकों, सोचिए जरा, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया। आपको बताऊं ईरानी विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे, देख रहे हैं आप अब्बास अरागची पहुंचे, लेकिन ट्रंप की टीम से मिले ही नहीं, बल्कि अरागची ने फील्ड मार्शल मुनीर से मुलाकात कर अपने दावों की लिस्ट सौंप दी है। ईरान ने अपनी लिस्ट के जरिए यूएस डेलीगेशन के सामने अपनी शर्तें और दावे रख दिए हैं। दावा यह है कि न्यूक्लियर मुद्दे को बातचीत से बाहर और डिमांड की है कि बातचीत से ही इसे सुलझाया जाएगा, जबकि ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेट को भी बातचीत का दुश्मन बताया है। ईरान ने मांग रखी है कि शर्तों वाली इस लिस्ट को खुद मुनीर ही यूएस को सौंपेंगे। यानी अब्बास अरागची बिना यूएस डेलीगेशन से मिले वहां से रवाना हो गए। वहीं ईरानी डेलीगेशन में शामिल रहे स्पीकर
गलीबफ तो पाकिस्तान आए ही नहीं दर्शकों, जबकि अमेरिकी डेलीगेशन देख लीजिए पाकिस्तान के लिए निकलने वाला है, अभी तक पहुंचा ही नहीं। यूएस डेलीगेशन में इस बार स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। आपको बताऊं, अमेरिका ने दावा किया था कि वो सीधे ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात करेगा, जबकि अराक्ची मुनीर से मिलकर इस्लामाबाद से वापस लौट चुके हैं। यानी असिम मुनीर के दलाली का दूसरा राउंड भी फेल होता दिख रहा है। और आप ये मानिए दर्शकों, ये कभी कामयाब भी नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, एक्सपर्ट से समझिए। द सिंपल फैक्ट इज पाकिस्तान अभी तक टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहा था, अब उसको जो है मीडिएटर का रोल करना पड़ता है। ईरान जो आके कहता है, उसने अपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, मिनिमलिस्ट पोजीशन पाकिस्तान को समझा दी है। अब जावेद कुशनर और वो अलग से आएंगे, पाकिस्तान जो ईरान ने कहा है उनको बता देगा। डायरेक्ट फेस टू फेस टॉक्स बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर ऑफ। क्या होगा साहब, अब ये इसी तरह टॉक्स चलती रहेंगी, खिंचती रहेंगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे थे कि मैंने बड़ी चतुर चाल चली है, मैंने ब्लॉकेड कर दिया है ईरान का नेवी का, लो इंटेंसिटी लो कॉस्ट ऑप्शन है, वॉर भी नहीं चल रही, सीज फायर भी मैंने इंडेफिनेटली बढ़ा दिया है, और मैं इसको करके मैं ईरान की, वो सोचते हैं इकोनॉमी वो तबाह कर लेंगे। साहब, ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, अब आप चीन की इकोनॉमी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ समय बाद चीन भी इस पे रिएक्ट करेगा। अब दर्शकों, आपने देखा बातचीत तो फेल हो गई, लेकिन इसका असर क्या होगा दर्शकों? असर दुनिया पर पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप देखिए कब्जे की जंग शुरू हो गई है और ईरान ने जहाजों पर कब्जा शुरू कर दिया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर में। लेकिन दर्शकों, अमेरिका भी पीछे नहीं है, उसने ब्लॉकेट कर रखे और दावा यह कि ईरानी जहाज अमेरिका ने पकड़ लिए। यानी अब जो जंग यूरेनियम पर शुरू हुई थी, परमाणु पर शुरू हुई थी, वो हॉर्मुज पर आकर टिक गई है। सिर्फ जहाज नहीं पकड़ रहा है अमेरिका, बाकायदा ईरानी जो आर्मी है, IRGC है, उससे संदेश भी दे रहा है। सुन लीजिए अमेरिका की वार्निंग। 50 years, our Navy has stood the watch. 24 hours a day, 7 days a week, across every ocean. Our sailors project power, sustain deterrence, and ensure freedom of the seas. We could not endure past, present, or future missions without our trusted. सोचिए दर्शकों, इधर ईरान अमेरिका के शिप पर कब्जा कर रहा है, बाकी शिप्स पर भी हमला कर रहा है और अमेरिका ने ब्लॉकेज कर दिया है। यानी समंदर में पहले दिन कहा था दर्शकों हमने, जब पहले दिन युद्ध शुरू हुआ था, आज से 50-54 दिन पहले, और अब भी वही है। पाकिस्तान में बातचीत चल रही है तो हॉर्मुज में जंग जारी है। ईरान ने आज फिर एक तेल टैंकर पर हॉर्मुज में कब्जा कर लिया, देखिए आप। जबकि दूसरी तरफ यूएस नेवी ने 34 ईरानी जहाज पकड़े। यानी कल तक जो लड़ाई न्यूक्लियर पर थी, आज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ गई है। और हॉर्मुज बंद होने के साइड इफेक्ट ने बता दिया कि वो परमाणु से ज्यादा घातक है दुनिया के लिए, क्योंकि एक न्यूक्लियर अटैक कुछ किलोमीटर के दायरे में असर डालता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने पूरी दुनिया में आर्थिक रफ्तार को रोक दिया है। यही वजह है कि अमेरिका परमाणु की जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मांग रहा है। यूएस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हॉर्मुज पर बड़ा दावा किया। पीट हेग्सेथ ने कहा, हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी है। इस अहम रास्ते से अमेरिकी परमिशन के बिना कोई नहीं गुजर सकता। यानी यूएस को समझ आ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा हथियार ईरान के हाथ में है, जबकि ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज में उलझाकर नई जंग शुरू कर दी है। ईरान अब इराक में कुर्द लड़ाकों को उनके ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ये वही कुर्द लड़ाके हैं जिन्हें अमेरिका ने हथियार और पैसे भेजे। यानी ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रैप में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। यही वजह है कि शांति वार्ता में ईरान हॉर्मुज को पहली शर्त बता रहा है और बार बार कह रहा है। दर्शकों सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। यूएस ईरान युद्ध की यूनिकनेस जो मेरे को नजर आती है वो है कि ये युद्ध जो है ऑब्जेक्टिव्स और मुद्दों के बिना लड़ा जा रहा है, या मुद्दे रोजाना चेंज हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव रोजाना चेंज हो जाते हैं।
और बॉटम लाइन निकलकर अब ये आ रही है कि शायद यूएस अटक गया है हॉर्मूज पर, क्योंकि उसे ये ज़रूर मालूम है कि हॉर्मूज अपने आप में सिर्फ ईरान को अफेक्ट नहीं करता है, वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। इसलिए डोमिनेटिंग हॉर्मूज एडवांटेज यूएस ज़रूर मिलता है। और उसके बदले में जो ईरान दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ना चाहता किसी भी हद तक, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस दिन उसने न्यूक्लियर बना लिया शायद उसे ऐसा लगता है कि उस दिन के बाद यूएस उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर की डेटरेंस वैल्यू है वो सबको मालूम है कि सुपर हाई है। सो क्या हॉर्मूज इज इक्वल टू न्यूक्लियर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हॉर्मूज मेरा आकलन है कि वो एक न्यूक्लियर बम से भी बड़ा बम है, वो दुनिया को अफेक्ट करता है। न्यूक्लियर बम आप एक शहर को अफेक्ट करेंगे, कस्बे को अफेक्ट करेंगे, एक कंट्री को अफेक्ट कर लेंगे। हॉर्मूज पूरी दुनिया को असर कर रहा है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, इधर ईरान इतनी ताकत में क्यों है, इसका खुलासा बार बार हुआ और चीन सामने आया। लेकिन अब जाकर अमेरिका समझा और चीन की 40 कंपनियों को बैन कर दिया है। दावा ये कि यही कंपनीज ईरान को पैसे देती हैं और तकनीक भी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, मूव कीजिए इसे। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान 1000 अलग तरह के, दर्शकों सोचिए आप, नए नए हथियार बना रहा है। और अगर इतने हथियार तैयार हो गए तो आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में, अभी ईरान इस समय अमेरिका के लिए मुश्किल बना हुआ है, तो फिर कितना घातक हो जाएगा। और इसकी मदद कर रहा है चीन। दर्शकों ये डोनाल्ड ट्रंप को अब जाकर समझ में आया, जब दुनिया जान चुकी है। जंग के बीच ईरान ने स्वदेशी हथियारों का बड़ा दावा किया। देख रहे हैं आप ये फैक्ट्री। ईरान ने कहा कि देश में 1000 तरह के हथियार बन रहे हैं। इनमें मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इस ईरानी दावे का सच सीधे चीन और जिनपिंग से जुड़ा है। दावा है कि सीआईए ने इसे लेकर एक गुप्त जांच अभियान चलाया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 40 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल यह कि ईरानी हथियार निर्माण की सजा चीन को क्यों? दरअसल ईरान में प्रोडक्शन तो संभव है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहां से आई? दावा यह कि चीन ने ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ईरान को मदद की। चंद दिन पहले आपको याद है ना दर्शकों, ईरान जा रहे चीनी जहाज में ऐसा सामान बरामद हुआ था जिससे बैलिस्टिक मिसाइल बने। यानी ईरान जिन हथियारों के निर्माण का दावा करता है उसके पीछे चाइना है, और चीनी कंपनियों के जहाज ईरान को हथियार का निर्माण करने के लिए सामान पहुंचाते हैं, जबकि चीनी सरकार हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर मदद कर रही है। और इस सच का पता लगते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग को चैलेंज किया। यूएस ट्रेजरी ने ईरान को सामान सप्लाई करने वाली 40 चीनी कंपनियों को बैन किया है। आरोप है कि कंपनियां ईरान के हथियार प्रोग्राम को सपोर्ट करती थी। सोचिए जरा, इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाता हूं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है चीन पे वार करना चाहते हैं, चीन का शरेआम नुकसान करना चाहते हैं, तो किसी स्टेज पर चीन रिएक्ट करेगा। अभी चीन रिएक्ट कर रहा है सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देकर, इंटेलिजेंस देकर, टारगेटिंग डेटा देकर, और जो सोडियम परकोलेट है वो देकर, जिससे कि रॉकेट का सॉलिड फ्यूल बनता है। और वो शोल्डर फायर्ड मैन पैक मिसाइल दे रहा है, मैन पैड्स दे रहा है, और भी वो इक्विपमेंट और मिसाइल दे रहा है। और वो साफ कह रहा है अगर आप ताइवान को बेच सकते हैं तो मैं ईरान को भी बेचूंगा। ठीक है साहब। अब जो ब्लॉकेड है वो एक्ट ऑफ वॉर है, और ये डायरेक्टेड 90 क्या तकरीबन 100% जो ईरान का ऑयल जा रहा था वो जा रहा था चीन की तरफ। चीन का आप ऑयल ब्लॉकेड कर रहे हैं, चीन के खिलाफ आपने युद्ध छेड़ ही दिया है। अगर चीन जवाब दे साहब और ब्लॉकेड कर दे ताइवान का, फिर या साउथ चाइना सी में वो फिलीपीन का ब्लॉकेड कर दे, फिर ये आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दर्शकों इधर चीन की कंपनियां बैन हुई हैं, उधर अमेरिका और चीन में साइंटिस्ट गायब हो रहे हैं। ये वो साइंटिस्ट हैं दर्शकों जो यूएफओ न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी रखते हैं, और एक एक कर इनकी रहस्यमयी मौत हो रही है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। अमेरिका में ये 11 साइंटिस्ट गायब हो गए दर्शक, न जाने कहां चले गए। कोई मॉर्निंग वॉक पर निकला तो घर नहीं पहुंचा, कोई वेकेशन पर गया तो वापस नहीं लौटा। ये साइंटिस्ट कहां है, किस स्थिति में है, किसी को नहीं पता। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों अगली तस्वीर। यह है यूएफओ रिसर्चर डेविड विलकॉक।
इनकी मौत हो गई है। ये एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो आखिर ये कहां चले गए, कैसे चले गए, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब आइए अगली तस्वीर पर। यह दर्शकों नासा की इंजीनियर ट्रैकिंग करते हुए ये गायब हो गई। दोस्तों के साथ गई थी, ना जाने कहां चली गई, किसी को कोई जानकारी नहीं है। आखिर ये कहां चली गई हैं? और इसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप चिंतित हो गए कि अमेरिकी साइंटिस्ट कहां जा रहे हैं, चिंता क्या है उनकी, सुनवाइए जरा। आशा है या संयोग, आपसे जो भी कहें, इसमें कुछ लोग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आशा है या संयोग, आपसे जो भी कहें, इसमें कुछ लोग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों सवाल है, कुतूहल बना हुआ है कि आखिर इतने बड़े साइंटिस्ट जिनके पास महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, चाहे वो अमेरिका के हों या फिर चाइना के, आखिर कहां जा रहे हैं? कोई इन्हें एलियन से भी जोड़ रहा है दर्शकों। अमेरिका से लेकर चीन तक टॉप वैज्ञानिक गायब हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता। इनमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस, एलियन पर रिसर्च करने वाले शामिल हैं। और सवाल यह कि वैज्ञानिकों की मौत हो रही है या फिर कोई गायब कर रहा है। कैसे गायब हो रहे हैं? अमेरिका के अब तक 11 वैज्ञानिक गायब हो गए दर्शकों, लापता हैं। सबसे चर्चित मामला है मेजर जनरल विलियम नील का। आपको बताएं, इस पूरे मामले को लेकर दावा किया गया कि वो यूएफओ अज्ञात उड़न तश्तरियों को लेकर जांच कर रहे थे और एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के कमांडर रह चुके हैं। फरवरी 2026 में वो घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले और गायब हो गए। फोन, चश्मा और स्मार्ट वॉच अपनी घर पर छोड़ दी और उनके पास सिर्फ उनकी रिवॉल्वर थी। अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब बताता हूं, नासा की एयर स्पेस इंजीनियर मोनिका रेजा गायब हो गई हैं, अचानक गायब हो गई दर्शकों। मोनिका रॉकेट्स में इस्तेमाल होने वाले सुपर अलॉय मेटल की पूरी रिसर्च करती थी, उसी पर काम करती थी। मोनिका कैलिफोर्निया के जंगल में दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रही थी। अचानक वो 30 फीट पीछे रह गई और गायब हो गई। उनके दोस्तों को भी कोई जानकारी नहीं। रेस्क्यू टीम ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। नासा में इंजीनियर रहे जोशुआ लेब्लैंक की कार में संदिग्ध मौत हो गई दर्शकों। कई मामलों में वैज्ञानिक घर से पैदल निकले और फिर कभी लौटे ही नहीं। इसी तरह चीन में अब तक 9 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौत कार दुर्घटना या फिर अज्ञात कारणों से बताई जा रही है दर्शकों। चीन का सबसे चर्चित मामला है फेंग याहे का। आपको बताएं, 38 साल के फेंग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करते थे। जुलाई 2023 में रात करीब 2:35 पर बीजिंग में एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ज्यादातर स्पेस, न्यूक्लियर या यूएफओ पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की मौत हुई है, इसलिए संदेह बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफी गंभीर मामला बताया है और उनका कहना है एफबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने जांच शुरू कर दी है। साइंटिस्ट गायब हुए हैं या मौत का तरीका काफी संदिग्ध लगता है तो जांच पड़ताल की जाएगी। और 20 साइंटिस्ट के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया है। आपको सुनवाते हैं सृजनपाल सिंह इस मसले को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। तो ऐसे 20 साइंटिस्ट के गायब होने के कारण क्या हो सकते हैं एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, लेकिन 2 ऐसी थ्योरीज हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इनमें से कोई एक थ्योरी सही हो सकती है। पहला तो यह है कि दोनों देश चूंकि प्रतिद्वंदी हैं, दे आर कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजिकल भी कॉम्पिटिटर हैं, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स भी हैं और ऑलमोस्ट मिलिट्री कॉम्पिटिटर के रूप में दोनों एक दूसरे को देखने लगे हैं। तो दोनों ही देश ना सिर्फ अपनी रिसर्च पर काम कर रहे हैं बल्कि दूसरे की रिसर्च को फेल करने के लिए भी काम कर रहे हैं, यानी साबोटाज जिसको बोलते हैं। तो उनकी दोनों की अपनी अपनी गुप्तचर एजेंसीज हैं जो एक दूसरे के देश में काफी डीपली इनग्रेन्ड है। तो संभव है कि ये दोनों देश एक दूसरे के साइंटिस्ट को गायब कर रहे हैं, रास्ते से हटा रहे हैं, ताकि दूसरा देश जो प्रतिद्वंदी देश है वो उनसे आगे ना निकल जाए। तो कुछ मामलों में चाइना आगे जा रही है उसकी टेक्नोलॉजी, कुछ में यूएस जा रही है और हो सकता है दोनों एक दूसरे को पुल बैक करने के लिए उनके साइंटिस्ट को इस तरीके से गायब कर रहे हैं। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरी थ्योरी उल्टी हो सकती है इसके। ये भी संभव है कि ये देश ऐसे सीक्रेट टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में वो दुनिया को बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देना चाहते, और अगर उनको थोड़ा भी शक होता है किसी अपने ही साइंटिस्ट के ऊपर कि शायद वो दूसरे देश के लिए काम कर रहा है या कुछ उसने सीक्रेट लीक किए हैं, तो वो उसे रास्ते से इस प्रकार से हटा दे रहे हैं। तो मे बी उनको जेल में डाल दे रहे हैं बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए, ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि अपनी टेक्नोलॉजी लीक ना हो जाए बाहर, इस चीज को वो प्रिवेंट कर सके।